Hello everyone, a very good evening on Biology by Amrita Raval. Dear students, today is the last class of the Organisms and Population chapter in which we will be dealing with the population interactions. So बच्चों population क्या होती है इसके हम सब जानते हैं और हमने पिछले क्लासेस में कई बार ये देख लिया है कि सेम स्पीशीज के ग्रुप को हम कलेक्टिवली पॉपुलेशन टर्म देते हैं और पॉपुलेशन बहुत सारे टाइप की हो सकती है एक कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। तो अगर मैंने पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में बात किया मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक स्पीशीज का ग्रुप दूसरे स्पीशीज के ग्रुप के साथ में कैसा इंटरेक्शन रखता है। बायोटिक फैक्टर्स हैं ये दोनों और ये आपस में हाउ आर दे गोइंग टू इंटरैक्ट दैट विल बी काउंटेड अंडर द पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। So now let's start with the different kinds of population interactions which we can see in our day-to-day life, in our surroundings, and which are into existence also. So first is mutualism. Mutualism के अंदर बच्चों जब दोनों species जो कि interact कर रही है एक दूसरे के साथ में दोनों का benefit हो तो हम बोलते हैं mutualism. Competition एक ऐसा interaction है जहां दोनों स्पीशीज का लॉस हो जाता है तो होता है कंपटीशन. प्रेडेशन के अंदर एक स्पीशीज का बेनिफिट हो जाता है एक स्पीशीज का लॉस हो जाता है. पैरासाइटिज्म में भी सेम, एक स्पीशीज का एडवांटेज होता है एक स्पीशीज का लॉस हो जाता है. कमेंसलिज्म के बारे में बात करें तो एक स्पीशीज का फायदा होता है दूसरे स्पीशीज को कोई नुकसान नहीं होता. और एमेंसलिज्म के बारे में बात करें तो एक स्पीशीज को नुकसान हो जाता है दूसरे स्पीशीज को फायदा नहीं होता, नुकसान भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फिर क्यों नुकसान पहुंचाया उसे. तो इसलिए अलग अलग पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हम स्टडी करेंगे. जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो है म्यूचुअलिज्म से. सो फर्स्ट प्रेडेशन. सबसे पहले हमारे एनसीईआरटी ने प्रेडेशन ही दे रखा है ना, इसलिए हम प्रेडेशन से करेंगे बच्चों. ये टेबल एनसीईआरटी ने मेंशन की है पर एनसीईआरटी ने थ्योरी हमें प्रेडेशन की सबसे पहले दी. तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेडेशन. अच्छा, जब प्रेडेशन के बारे में बात करते हो तो मैं आप लोगों को थोड़ी बेसिक सी बात पूछती हूँ कि हम प्रेडेशन में क्या इमेजिनेशन लेके आते हैं. तो हमारे माइंड में कुछ ऐसा इमेजिनेशन ही आता होगा कि एक टाइगर अटैक कर रहा है किसी हर्बीवोरस एनिमल जैसे कि गोट, डियर, है ना, ऐसे किसी एनिमल के ऊपर अटैक कर रहा है तो हमारे माइंड में वाइल्ड बफेलो हो जाए. ऐसे किसी एनिमल पे अटैक कर रहा है, राइट, तो हमारे माइंड में ऐसे इमेजिनेशन आता है लायन टाइगर अटैकिंग ऑन समवन व्हिच इज स्मॉलर, ठीक है. पर हमारे माइंड में ऐसे इमेजिनेशन क्यों नहीं आते हैं कि एक बर्ड जो है वो सीड खा रही है प्लांट पे बैठ के. तो यहाँ पर बर्ड प्लांट का तो नुकसान कर रही है ना सीड खा के, तो ये भी एक प्रकार का प्रेडेशन होना चाहिए बच्चों. एक फार्म फील्ड दिख रहा है वहां पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और एक काऊ किसी पौधे को खा जाती है तो ये भी एक प्रकार का प्रेडेशन होना चाहिए. तो प्रेडेशन सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के थॉट प्रोसेस से लेना गलत होता है. प्रेडेशन में हमारे ऐसे प्रेडेटर्स भी शामिल होते हैं जो कि सीड खा रहे हैं या तो फिर प्लांट खा रहे हैं ऐसे. अच्छा, तो प्रेडेशन के अंदर अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि जितने सारे प्रोड्यूसर्स यहाँ पर प्रेजेंट है इस पृथ्वी पे, बहुत सारे प्लांट्स हैं, न्यूमरस प्लांट्स प्रेजेंट हैं. ये सारे प्लांट्स जो सनलाइट से एनर्जी अब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ये सनलाइट से एनर्जी डिराइव करने के बाद में अगर ये एनर्जी का ट्रांसफर किसी हायर ट्रॉफिक लेवल पर नहीं हो रहा होता तो क्या होता. तो क्या इस अर्थ के ऊपर आज कोई भी और दूसरा एनिमल प्रेजेंट होता? नहीं, एक भी एनिमल प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि अगर कोई प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं होता तो फिर जो हमें इतने सारे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उनमें से कुछ भी देखने को नहीं मिलती. ना हमें हर्बीवोर्स देखने मिलते, ना हमें कार्निवोर्स देखने मिलते, ठीक है. तो प्रेडेशन एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं क्या कि प्लांट्स को कोई खाएगा फिर उनको कोई खा लेगा फिर उनको कोई खा लेगा करके एक इकोलॉजिकल चेन चल जाएगी और बहुत सारी डाइवर्सिटी हमारे पास में प्रेजेंट हो पाएगी. ओके, सो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि प्रेडेटर्स के इमेजिनेशन में हमारे पास में क्या क्या इमेजिनेशन आने चाहिए. अच्छा, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करना, सनलाइट की जो एनर्जी प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं ना उसके 10% वो अपने हायर ट्रॉफिक लेवल मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को ट्रांसफर कर देते हैं, एनिमल्स को ट्रांसफर कर देते हैं, हार्बीवोर्स एनिमल्स को. पर क्या यही उद्देश्य है? तो अब सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर एक उद्देश्य नहीं है. एक्चुअली हर पॉपुलेशन के ऊपर एक चेक या कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है.
जैसे कि बहुत ज्यादा प्लांट्स नहीं हो जाए, ठीक है, इसीलिए इनको खाने वाला अगर कोई होता तो इनकी पॉपुलेशन चेक में रहती। बहुत सारे एक ही कैटेगरी के स्पीशीज नहीं हो जाए, इसीलिए इनको खाने वाला इनसे कोई थोड़ा सा पावरफुल स्पीशीज होता तो इनकी पॉपुलेशन पे एक चेक रह पाता। तो ये पॉपुलेशन के ऊपर चेक रखना भी एक प्रोस्पेक्टिव है इतने सारे प्रेडेशन के एग्जाम्पल्स का। ओके, सो यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हुए ये पूरी बात, ठीक है। तो हम देखेंगे कैक्टस का एग्जाम्पल, जो कि प्रिकली पियर कैक्टस है। इसके बारे में देखो ये डायग्राम से, ये आप लोगों को एक एरिया दिख रहा है लैंड का, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, बहुत सारे प्रिकली पियर कैक्टस लग रहे हैं, बहुत सारे, न्यूमरस, ठीक है। बाय चांस, ये बाय एनी चांस एक लैंड पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, एक कंट्री में। तो बाय चांस जिस लैंड पे ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया वहां पर ये पहले कभी नहीं था, तो प्रिकली पियर कैक्टस को तो बड़ा फायदा मिल गया कि मैं यहाँ पर कितना भी ग्रो हो जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे खाने वाला स्पीशीज तो इस एरिया में पाया नहीं जाता। तब फिर इसके ऊपर कंट्रोल कैसे लेके आए, तो जहां से ये प्रिकली पियर कैक्टस नेटिवली पाया जाता था उस जगह से जाकर इन्वेस्टिगेट किया गया कि वहां पर इसकी इतनी ग्रोथ क्यों नहीं होती है, इसके ऊपर डेफिनेटली कोई और ऐसी स्पीशीज होगी जो कि फीड करती होगी, खाना खाती होगी इससे। तो फिर एक मॉथ मिली, और ये मॉथ जो है इंसेक्ट, ये मॉथ जो है इसको लेके आए गए, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर बाद में जाके हम देखेंगे कि प्रिकली पियर कैक्टस जो है फिर कम पड़ी, ठीक है। तो मतलब कि एक प्रकार से पॉपुलेशन कंट्रोल चेक हो गया ना ये, कि इस कैक्टस को खाने वाली एक मॉथ प्रेजेंट होती है जो कि इसके ओवर ग्रोथ के ऊपर एक चेक रखती है। तो ये कहानी जो मैंने पूरी बताई है ऑस्ट्रेलिया की थी 1920s में, ठीक है। प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस हो गया था वहां पर, और वो मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स में फैलने लगा था। बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है, जैसे कि हमारी इंडिया में टेरर ऑफ बंगाल नाम का एक वीड, प्लांट वीड, वो हमारे इंडिया में काफी जगहों पर बहुत तेजी से फैल गया था, और वो हम इसलिए ले आए थे क्योंकि उसके फ्लावर्स बड़े ब्यूटीफुल पर्पल कलर के होते हैं, पर उसने जिस हिसाब से स्प्रेड किया उसे कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। सो finally the invasive cactus was brought under control only after a cactus feeding predator, a moth from its natural habitat, was introduced into the country, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ बच्चों, प्रेडेशन का क्या रीजन होता है ये समझा हमने, कि ये पॉपुलेशन की कंट्रोल में हेल्प करता है। अच्छा, और कुछ देखते हैं अपन। तो यहाँ पर एक और पॉइंट हमारे पास में दिया हुआ है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स adopted in agricultural pest control are based on ability of predator to regulate the prey population। हम काफी सारे ऐसे प्रेडेटर्स ढूंढना चाहते हैं जो कि प्रे को कंट्रोल में रख सके, ठीक है, और उन्हें हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे फार्म्स बहुत सारे, वहां रोडेंट ना हो, इसलिए काफी सारे कैट्स का इंट्रोडक्शन कर दिया जाता है, ताकि क्या हो कि वहां पर बहुत रोडेंट्स ना आए और वो फार्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, ठीक है। प्रेडेटर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द कॉम्पिटिंग प्रे स्पीशीज, ठीक है। इसमें क्या मतलब हुआ इस बात का, कोई प्रेडेटर है, ये स्पीशीज 1 को भी खाता है, स्पीशीज 2 को भी खाता है, स्पीशीज 3 को भी खाता है, ठीक है। प्रेडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी लिखा है। ये प्रेडेटर थोड़ा बहुत S1 को खा लेते हैं, थोड़ा बहुत S2 को खा लेते हैं, थोड़ा बहुत S3 को खा लेते हैं। तो S1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, इस कारण से S2 भी कर रहा है और S3 भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रेडेटर सारे ही S1 को नहीं खा जा रहा, सारे ही S2 को नहीं खा जा रहा, सारे ही S3 को नहीं खा जा रहा, वो थोड़ा थोड़ा सबको खा रहा है, इसके कारण से सभी बाकी जो है वो एग्जिस्टेंस में थोड़े बहुत है, ठीक है। अच्छा, बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द कॉम्पिटिंग प्रे स्पीशीज। अब मुझे बताओ यार, ये S1 भी तो किसी को खाता होगा ना, ये S2 भी किसी को खाता होगा, ये S3 भी किसी को खाता होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों कि जिसके ऊपर ये फीड कर रहे होंगे, अगर ये प्रेडेटर नहीं होता तो मान लेते हैं कि वो X1 या X2 होता, तो वो स्पीशीज तो बचता ही नहीं। अगर प्रेडेटर नहीं होता तो X1 या X2 बचता क्या, नहीं, क्योंकि S1 S2 S3 मिलकर के वो X1 X2 को खा जाते। बात समझ में आ रही है सभी को। तो ये सारे के सारे स्पीशीज जो है
कॉम्पिटिटर स्पीशीज हैं। इसका मतलब क्या, ये सभी के सभी X1 और X2 को खाते हैं, दोनों ही को खा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको पूरे को कहानी को मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल से बताऊंगी, पिसास्टर नाम की एक स्टारफिश का एग्जांपल। सो वी विल सी दैट एग्जांपल नाउ। देखिए, ये एक पिसास्टर नाम की स्टारफिश है, ठीक है। ये स्टारफिश जहां रहती है वहां पर ये बार्निकल और माइटिलस नाम के कॉम्पिटिटर स्पीशीज दोनों को खाती है। ये कभी बार्निकल को खा लेती है, कभी माइटिलस को खा लेती है। इसके मतलब दोनों के दोनों का कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैंने कहा ये पिसास्टर को मैं यहां से हटा दूं, तो अब बार्निकल फ्री हो गया, अब माइटिलस भी फ्री हो गया। अब ये दोनों जिसको खाते होंगे XYZ जो भी स्पीशीज है वो तो लॉस में चली जाएगी ना, क्योंकि बार्निकल और माइटिलस उनको पूरा खाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। यहाँ पे कंपटीशन ये ज्यादा ही बढ़ गए, कॉम्पिटिटर्स बहुत बढ़ गए, तो ये सारी के सारे XYZ स्पीशीज का बहुत नुकसान कर देंगे। काफी सारे इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज मर जाएंगे, गायब ही हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार फिशेस को हटाने के कारण से काफी सारे इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज गायब ही हो गए थे, क्योंकि बार्निकल्स और मसल्स का कंटेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने काफी सारे इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज को वहां पर रहने ही नहीं दिया, एग्जिस्ट ही नहीं करने दिया, ठीक है। ये तो ऐसा कुछ हो गया क्या कि एक बॉस नहीं प्रेजेंट है, तो एम्प्लॉयज ही अपना राज समझ के वहां पर ऑफिस के ऊपर काबू पाने की ट्राई करने लगे, और उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया कि फिर वहां का पूरा एम्पायर ही बर्बाद हो सकता है, राइट। देखो, तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, इसको समझ लेते हैं एक बार। Predator also help in maintaining the species diversity in a community by reducing the intensity of competition among the competing prey species. ठीक है। In the rocky intertidal community of American Pacific coast, the starfish pisaster is an important predator. In a field experiment, when all the starfishes were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates became extinct within the year because of interspecific competition. जैसे कि बार्निकल्स और मुसल्स हैं, इनका इतना ज्यादा इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया कि इन्होंने बहुत सारे और स्पीशीज को नुकसान पहुंचा दिया, और उनके कारण से बाकी बहुत सारे स्पीशीज नहीं रह पाए सर्वाइवल में। एक और बात आती है अब कि इफ अ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, द प्रे माइट बिकेम एक्सटिंक्ट, फॉलोइंग इट द प्रेडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर द लैक ऑफ फूड। मतलब मान लो कि कोई प्रेडेटर किसी प्रे के पीछे ही पड़ जाए कि मैं तो तुझे ही खाने वाला हूँ, ठीक है, और उसे ओवर एक्सप्लॉइट कर दी, उसे बहुत कम नंबर में करते जाए धीरे धीरे करके, तो ऐसे केसेस में अगर प्रे खत्म हो जाएगा तो प्रेडेटर भी जो है उसको भी खाने की प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज उसने अपने आप को ओवर डिपेंडेंट कर दिया है एक पर्टिकुलर प्रे पे, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट, ओके। सो प्रे स्पीशीज ने भी काफी इवॉल्व किया अपने आप को। काफी सारे प्रेडेटर्स किसी किसी प्रे के ऐसे पीछे पड़ गए कि प्रे स्पीशीज को अपने आप को चेंज करना पड़ गया, ओके। और वो चेंज करके उन्होंने क्या किया कि प्रेडेटर से बचने के कई सारे तरीके अपनाए, कई सारे टेक्निक्स अपनाए। जैसे कि मैं आप लोगों को एक अच्छा सा एग्जांपल दे रही हूँ अभी यहाँ पर बटरफ्लाई रेस्पेक्टिव। देखिए, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आता है नेक्स्ट, ये है वाइसरॉय बटरफ्लाई और ये है मोनार्क बटरफ्लाई, ठीक है बच्चों। मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है एक पॉइजनस बटरफ्लाई, कैसी है ये, पॉइजनस बटरफ्लाई। ये पॉइजनस क्यों हो चुकी है, ऐसे क्या रीजन है कि ये पॉइजनस है, क्योंकि ये बटरफ्लाई बहुत ब्राइट कलर की है और काफी ज्यादा अटैक की जाती थी बाय द प्रेडेटर्स। तो वाइसरॉय बटरफ्लाई ने मोनार्क बटरफ्लाई ने क्या किया, मोनार्क बटरफ्लाई ने अपने कैटरपिलर स्टेज में, जब वो कैटरपिलर स्टेज में होती है तब उसने कुछ ऐसे लीव्स खाना स्टार्ट कर दी जिन लीव्स के कारण से उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर ये मोनार्क बटरफ्लाई पॉइजनस बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। किसी और के द्वारा जब इस पे अटैक होगा तो वो उसके लिए पॉइजन हो जाएगी, ठीक है। तो कैटरपिलर स्टेज में ये कुछ ऐसे लीव्स खा लेते हैं जिसके कारण से ये पॉइजनस बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैटरपिलर स्टेज दे फीड ऑन लीव्स which have poison but don't harm them, ठीक है। सी द ब्यूटी ऑफ नेचर कि मोनार्क बटरफ्लाई पॉइजनस लीव खा रही है पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है उससे, पर ये बड़ी पॉइजनस हो गई है अंदर से,
कि अगर इसको किसी ने खा लिया तो फिर उसकी बैंड बज जाने वाली है, उसका काम तमाम हो जाने वाला है। ठीक है, अच्छा एक और सी बात बताती हूँ मैं आपको कि मोनार्क बटरफ्लाई तो बड़ी स्मार्ट निकली, पर एक बटरफ्लाई और बड़ी स्मार्ट निकली, और वो बटरफ्लाई कौन है? वो है वाइसरॉय बटरफ्लाई। वाइसरॉय बटरफ्लाई ने बोला कि यार मोनार्क बटरफ्लाई जो है इसको कोई खाता नहीं है, ठीक है, जबकि ये इतनी ब्राइट कलर्ड है, तो इसके बैंडिंग पैटर्न्स कैसे हैं, मैं भी वैसे दिखने स्टार्ट हो जाऊं अगर, तो क्या होगा कि मुझे भी लोग मोनार्क बटरफ्लाई समझेंगे और खाएंगे नहीं। तो केमोफ्लेज कर लिया इसने अपने आप को। एक्चुअली में केमोफ्लेज बहुत लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में आया होगा इनके अंदर, ठीक है, इट इज नॉट अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म एंड instant phenomena, it will have taken long years, but viceroy butterfly started looking like monarch butterfly after a period of time, so that they can be recognized as monarch only and they will not be eaten up. हालांकि ये पॉइजनस नहीं होती है, पर फिर भी इसको लोग मोनार्क समझ लेते हैं गलती से, ठीक है। तो ये कैसी होती है? नॉन पॉइजनस होती है। देखो प्रेडेटर से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है इन लोगों को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि हमने प्रेडेशन में एक और एग्जाम्पल समझा, वो था prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation. Some species of insects and frogs are cryptically colored, camouflaged to avoid being detected easily by the predator. Some are poisonous and therefore avoided by the predators. कुछ तो पॉइजनस थे, कुछ ने पॉइजनस के जैसे मिमिक कर लिया, कुछ ने किसी और सब्सटेंस के जैसे मिमिक कर लिया अपने आप को ताकि वो दिखे ही नहीं। The monarch butterfly is highly distasteful to its predator bird, क्योंकि ये पॉइजनस होती है, because of a special chemical present in its body. Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. ठीक है, so this is one of the example of predation कि क्या हो रहा है interaction हमारे आसपास के animals में। For plants, herbivores are the predators. We all know that. Nearly 25% of all the insects known to be phytophagous, जितने भी insects हैं 100% insects में से 25% insects पौधे खाते हैं, ठीक है। प्लांट सैप से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि मेल मस्किटोस, एंट्स, हनी बीज, बटरफ्लाइज, राइट। The problem is particularly severe for plants because unlike animals वो भाग नहीं सकते। अगर ये किसी एनिमल के ऊपर अटैक करने की ट्राई करते तो शायद वो भाग जाता, पर अगर कोई प्लांट है तो वो अपने प्रेडेटर्स के अटैक से कैसे भाग सकता है, ठीक है, वो तो चल नहीं सकता। Plants therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defenses against the herbivores. Plants ने बोला कि मैं रन नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अपने अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रखता हूँ जिसके कारण से मुझ पर कोई इंसेक्ट अटैक नहीं करे, ठीक है। कई सारे प्लांट्स तो अपने ऊपर ऐसे बैक्टीरियाज को रखते हैं जिसको खाने से इंसेक्ट्स मर जाते हैं नेचुरली, और इसके कारण से वो इंसेक्ट्स आते ही नहीं उस प्लांट के लीफ पे, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि वहां पर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है और अगर हमने खा लिया तो हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत स्मार्टली नेचर हमारे आसपास काम कर रहा है बच्चों। काफी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन प्लांट्स के ऊपर थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा शार्प थॉर्न्स, और ये थॉर्न्स के कारण से लोग जो है इन प्लांट्स के बहुत सारे एनिमल्स इन प्लांट्स के ऊपर अटैक ही नहीं करते, जैसे कि गमाकेशिया हो गया, कैक्टसेस हो गए, ठीक है। तो ये भी एक मोड ऑफ डिफेंस हो गया इनके पास में। Many plants produce and store chemicals that makes the herbivores sick when they are eaten up, inhibiting the feeding or digestion, disrupt its reproduction or even kill it sometimes, ठीक है। इस प्रकार के भी बहुत सारे पौधे आते हैं जो कि नेचुरली हर्बीवोर्स खाना प्रेफर ही नहीं करेंगे, इंसेक्ट्स भी खाना प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज वो उनके लाइफ के साथ इंटरफेयर कर सकता है, उनके रिप्रोडक्शन एबिलिटी को खत्म कर सकता है और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने ये प्लांट सभी लोगों ने देखा होगा, हमारे आसपास में इंडिया में बहुत उगता है, इसे बोलते हैं आंकड़े का पौधा, ये देखा है सभी लोगों ने। तो बच्चों आंकड़े के पौधे के ऊपर कोई इंसेक्ट अटैक नहीं करता, कैलोट्रोपस है, इसका नाम क्या है, कैलोट्रोपस। इंसेक्ट्स तो फिर भी इसके आसपास आ जाएंगे पॉलिनेशन के लिए, पर कोई गाय वगैरह ऐसे नहीं खाती, कोई बकरियां ऐसे नहीं खाती, बिकॉज इसके अंदर एक व्हाइट कलर का मिल्क जैसे कंसिस्टेंसी वाला एक पॉइजनस सब्सटेंस बनता है, और वो अगर किसी भी हर्बीवोर्स ने खा लिया तो वो उनके लिए पॉइजनस साबित हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स ने भी अपने कुछ
खुद को बचाने के लिए मोड अडाप्टेशंस अपनाए हुए हैं. So you might have seen the weed Calotropis growing in the abandoned field. The plant produce highly poisonous cardiac glycosides. ठीक है, that is why you have never seen any cattle or goats browsing on this plant. बच्चों, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ना, ये एक्चुअली में ह्यूमन के हार्ट के कुछ डिजीजेस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मेडिसिन के तौर पे दिए जाते हैं, पर कभी आंकड़ा डायरेक्टली खाने को नहीं बोलेंगे. उससे एक्सट्रैक्ट करके कुछ कार्डियक ग्लाइकोसाइड बेस्ड मेडिकेशंस बनाए जाते हैं जो कि हार्ट पेशेंट्स को देते हैं. ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं करे, हार्ट थोड़ा रेट स्लो डाउन हो जाए, ऐसे डिजिटॉक्सिन ऐसे करके प्लांट्स के प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं. ओके, सो वेराइटी ऑफ केमिकल्स, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे दूसरे प्लांट्स में भी पाए जाते हैं जिन प्लांट्स के ऊपर कोई कैटल्स का अटैक नहीं होता. एग्जाम्पल ओपियम पॉपी प्लांट. ठीक है, ओपियम पॉपी प्लांट से मॉर्फिन निकलता है, तो वो भी कोई कैटल्स जनरली ग्रेज नहीं करते. सो दिस इज अबाउट द प्रेडेशन. तो प्रेडेशन में हमने बेसिकली क्या समझा कि प्रेडेशन तो बहुत नॉर्मल टेंडेंसी है, प्रेडेशन करते भी हैं ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे का, पर प्रेडेशन से बचने के भी काफी सारे तरीके अपना रखे हैं प्लांट्स ने. ठीक है, प्रेडेशन में हमने अभी तक क्या देखा बच्चों कि जो अटैक कर रहा है उसका बेनिफिट हो रहा है, जिस पे अटैक हो रहा है उसका तो नुकसान ही हो रहे हैं. तो इसका मतलब कि ये प्लस और माइनस रिलेशन था. प्रेडेशन में जो प्रेडेटर है उसका फायदा हो रहा था और जो प्रे है उसका नुकसान हो रहा था. ओके, अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं कंपटीशन के ऊपर. अब सेकंड आइए. When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is a potent force in the organic evolution. ठीक है, डार्विन ने जब बोला स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो डार्विन जानता था कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन एक ऐसी चीज है जिसके कारण से मतलब कोई ऐसा होगा जो कि बेटर अडेप्टेबल होगा और वही सर्वाइव कर जाएगा, वही फिट होगा. ठीक है, it is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same resource that are limiting. पर हमेशा ऐसा सही नहीं है. क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज की जगह कभी कभी बिल्कुल नॉन रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो सकता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसे भी. सो सी दिस एग्जाम्पल एवरीवन. ये आप लोगों को एग्जाम्पल में फ्लैमिंगोज दिख रहे हैं, तो फ्लैमिंगोज प्रेजेंट है. ये फ्लैमिंगोज जिस पॉन्ड में प्रेजेंट है, जिस लेक में प्रेजेंट है, इस लेक के अंदर बहुत सारी फिशेस भी होंगी. ये फिशेस भी और फ्लैमिंगोज भी यहां पर लेक में पाए जाने वाले स्मॉल स्मॉल जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं. अगर फ्लैमिंगोज की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए तो फिशेस के लिए खाना कम पड़ जाएगा. हालांकि फ्लैमिंगोज बर्ड होते हैं और फिशेस स्पाइसेस होती हैं, और ये बिल्कुल रिलेटेड स्पीशीज नहीं है. ये दोनों बर्ड नहीं है, दोनों फिश नहीं है, एक बर्ड और एक फिश के बीच में कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है. तो ऐसे फ्लेमिंगोज और फिशेस जू प्लैंक्टन खाते हैं, तो भले ही ये दो अलग अलग स्पीशीज के मेंबर हैं, तब भी इनका क्योंकि फूड सेम है इसलिए इनके बीच में कंपटीशन है. ठीक है, तो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज में आल्सो हैव अ कंपटीशन. ओके, so this was one of the point जो हमने भी देखा इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लीग्स वाला. ठीक है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. अच्छा, सेकेंडली रिसोर्स नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर. कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड नहीं है, लेकिन तब भी एक जो स्पीशीज है वो कंप्लीटली वाइप ऑफ हो गई, दूसरी स्पीशीज बहुत सुपीरियर है इसीलिए. ठीक है बच्चों, ऐसे तो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कई बार कि कोई इंसान जो है, तुम्हारे एग्जांपल्स लिख के बताती हूँ कि तुमने किसी ऐसे इंसान को देख लिया जो कि बहुत एफिशिएंटली पढ़ाई कर रहा है, और बहुत ही एफिशिएंटली अपने सब काम संभाल पा रहा है, और परफेक्ट तरीके से जिंदगी भी जी रहा है और रो भी नहीं रहा है ना, उसको दुख भी नहीं हो रहा है किसी भी चीज का, उसको एजुकेशन पसंद भी है, सब लोग उससे ज्यादा प्यार भी करते हैं. कभी कभी ऐसे हम कुछ लोगों से टकरा जाते हैं सडनली, फिर हमें अपने आप में बड़ा इन्फीरियर साबित हो रहा होता है. हम सोच रहे होते हैं कि हम तो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे से नहीं हो पाने वाला है, ये बहुत सुपीरियर है, यही क्रैक कर लेगा. तो हो सकता है कि सीट्स 250 हो, लेकिन हमने अपने आप कंपटीशन से पहले ही बाहर कर दिए. रीजन बिहाइंड दैट कि हमने उसे सुपीरियर मान लिया और हमने खुद को इन्फीरियर मान लिया. रिसोर्सेज की तो दोनों के पास ही कमी नहीं थी.
ठीक है, वैसे एक एग्जाम्पल हम एनिमल्स का देख लेते हैं। तो एनिमल्स का एक एग्जाम्पल ऐसा है कि ग्रास की तो कोई कमी नहीं हो सकती ना किसी जगह पर, तो एक जगह पर ग्रास की कोई कमी नहीं है। ठीक है, देखो मैं दिखाती हूँ आप लोग को एग्जाम्पल, ये रहा। तो ये टॉर्टॉइस है, ठीक है। तो टॉर्टॉइस हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टॉर्टॉइस स्लो काम करते हैं, दे आर वेरी स्लो। और गोट तो दिन भर ही खाती है, ठीक है। ओके, तो गोट और ये एबिंगडॉन टॉर्टोइसेस दोनों के दोनों ग्रास पे फीड करते हैं। ग्रास कम नहीं थी, लेकिन टॉर्टोइस वाइप ऑफ हो गए क्योंकि गोट की एफिशिएंसी ग्रास को खाने की टॉर्टोइस से काफी ज्यादा थी। ओके, तो गोट क्या हो गई इसके ऊपर, सुपीरियर साबित हो गई, और ये क्या साबित हो गया फिर, टॉर्टोइस इंफीरियर साबित हो गया, और ग्रास होने के बावजूद भी ये वाइप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं है। क्या एफिशिएंसी की बात हो रही है, खाने की क्षमता, बड़ा स्लो स्लो खाता है, फीडिंग एफिशिएंसी। The feeding in interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of another species, even if the resources are very abundant. Therefore, competition is best defined as, competition को क्या define करें, as a process of fitness in which the fitness of one species measured in the terms of R, that is intrinsic rate of increase, is significantly lower in the presence of another species. Lower in the presence of another species is competition. कंपटीशन का मतलब ये होता है कि एक की एफिशिएंसी दूसरे की एफिशिएंसी से कमजोर है, कब, जब दूसरा वाला सुपीरियर है और ये दोनों के साथ में बात चल रही है, कंपैरेटिव। ठीक है, तो दिस इज कंपटीशन. It is relatively easy to demonstrate in the laboratory experiments, as Gauss and other experimental ecologists did. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species. But evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. ठीक है, strong and persuasive circumstantial evidences does not exist. However, in some cases, जो हमने एक example देखा, the Abingdon tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after the goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of the goat. ठीक है, तो बच्चों मैंने तो ये कहा कि कंपटीशन तो एक के लिए तो बेनिफिट, एक के लिए नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कंपटीशन तो दोनों के लिए नुकसान होना चाहिए। तो यहाँ पर तो एबिंगडॉन टॉर्टोइस का तो फायदा नहीं हुआ, पर गोट का तो फायदा हुआ था ना। अब मैं तुम्हें बताती हूँ इससे क्या होगा। ये टेम्पररी फायदा था बच्चों। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब गोट का गोट से कंपटीशन चलेगा, क्योंकि टॉर्टोइस तो इरेडिकेट हो गए, अब गोट गोट से कॉम्पिट करेगी रिसोर्स के लिए, तो दोनों के लिए नेगेटिव हो गई बात फिर। ठीक है, मतलब कि जब सेम रिसोर्स के लिए दो लोग कॉम्पीट कर रहे होंगे तो किसी का बेनिफिट नहीं हो सकता, दोनों का थोड़ा थोड़ा नुकसान हो रहा है, इसीलिए हम इसको नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन में काउंट करना चाहिए हमें हमेशा कंपटीशन को। देखो अब नेक्स्ट आता है, अनदर एविडेंस फॉर द occurrence of competition in nature comes from what is called as competitive release. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. ठीक है, Connell's elegant field experiment showed that on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacles balanus dominated in the intertidal area and excludes the smaller barnacles Cathamelus from that zone. ठीक है, तो बैलेंस डोमिनेट करते हैं और कैथामेलस को वहां से हटा देते हैं। ये कैसे हुआ, देखो बैलेंस तब डोमिनेट करता है जब कैथेलेमस वहां से हट जाता है। ये देखो, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि एक इंटरटाइडल एरिया में हम ये देख पा रहे हैं कि इंटरटाइडल समझते हैं आप लोग क्या होता है, हाई टाइड और लो टाइड के बीच का एरिया, इसको बोलते हैं इंटरटाइडल, ये वाला। तो इंटरटाइडल एरिया में हम ये देख पा रहे हैं कि बैलेंस बहुत ज्यादा है। बैलेंस बहुत ज्यादा कब हो पाए, जब वहां से कैथामेलस को हटा दिया गया। अगर यहाँ पर कैथामेलस भी होता और बैलेंस भी होता तो शायद दोनों में कंपटीशन रहता, पर वहां से कैथेलेमस को हटाने के कारण से बैलेंस बहुत ज्यादा फ्लरिश कर पा रहा है।
ठीक है, ओके। In general, herbivores and the plant appear to be more adversely affected by the competition than the carnivores. ये competition का effect ज्यादातर herbivores पे देखने को ज्यादा मिलता है, carnivores पे इतना effect या impact competition का नहीं आता। ओके चलिए अब हम एक अच्छे से प्रिंसिपल पढ़ते हैं जो कि है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या चीज है इसको समझते हैं। तो बच्चों गॉस ने बोला कि दो कॉम्पिटिटिव स्पीशीज एक साथ में को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, ठीक है। उन्होंने ये कहा दैट टू स्पीशीज विच हैव कॉम्पिटिशन आर नॉट एबल टू को एग्जिस्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। जब रिसोर्सेज की कमी है तब वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये अब हमने गॉस लॉ समझना है। तो टू स्पीशीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स एंड द रिसोर्स इज लिमिटेड आल्सो कैनॉट कोएग्जिस्ट इफ ऑल द इकोलॉजिकल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्यूडोमोनास ऑरेलिया को हमने सेपरेटली ग्रो किया। तो हम देख पाते हैं कि एक थोड़ा सा लैग फेज फिर एक्सपोनेंशियल के बाद में उनकी पॉपुलेशन स्टैग्नेंट रहती। मैंने स्यूडोमोनास कॉर्डिटम को ग्रो किया तो उनका भी ऐसा ही कुछ ग्राफ आया था। लेकिन जब मैंने एक पेट्री प्लेट पे दोनों को साथ में ग्रो कर दिया तब मैं क्या देख पा रही हूँ कि एक ही स्पीशीज इनमें से कोई ग्रो कर पा रही है और दूसरी वाली स्पीशीज ग्रो नहीं कर पा रही है, जबकि वो सेम रिसोर्स के ऊपर फीड करती है, ठीक है। तो एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को इरेडिकेट करने की ट्राई करेगी और दूसरी स्पीशीज पहली स्पीशीज के प्रेजेंस में फ्लरिश नहीं कर पाएगी। ये होता है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके सो दिस मे बी ट्रू, सॉरी यहां से देखेंगे, states that two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. This may be true if resources are limiting but not otherwise, ठीक है। More recent studies do not support such gross generalizations about competition. हमेशा ऐसा नहीं होता, ये बोलना चाह रहे हैं। While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. इसको एक अलग एग्जाम्पल से बताओ, नॉन बायोलॉजिकल एग्जाम्पल से। थोड़ा सा अजीब सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लेते हैं कि एक एरिया के अंदर दो किराना शॉप्स बन गई, ठीक है। एक एरिया में दो किराना की शॉप्स बन गई। बच्चों एक शॉप वाला जो है ये पर्सन बड़ा खड़ूस है ना। दूसरा किराना शॉप वाला जो है ये पर्सन बड़ा पोलाइट है, ये जो वहां पर आता है उनसे बड़े प्यार से बात करते हैं, ये वाला उनसे हमेशा एंग्री बात करता है, ठीक है। तो मुझे बताओ तुम लोग कि किसकी शॉप पे तुम किराना लेने जाओगे। तो तुम लोग जाओगे बी वाले शॉप पे, ए वाले पे नहीं जाओगे, बिकॉज तुम बोलोगे इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। यहाँ पर रिसोर्स लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पर कॉलोनी वाले जो लोग रहते हैं वही इनसे सामान लेने आएंगे, बहुत दूर वाला कोई इंसान इनसे सामान लेने नहीं आएगा। को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। अब कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा बिहेवियर चेंज कर ले। एक तो अंकल जी थोड़ा सा स्माइल करना स्टार्ट कर दें इधर वाले। दूसरा एक और तरीका है यहाँ पर कि ये कुछ ऐसा सामान रखना स्टार्ट कर दे जो कि इस शॉप पर नहीं मिलता। मान लेते हैं कि ग्रोसरी शॉप थी, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ग्रोसरी के साथ में थोड़े से स्टेशनरी आइटम भी रख लिए, ठीक है। तो बच्चों दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं। स्टेशनरी वाला यहाँ चले जाएगा, ग्रोसरी वाला वहां चले जाएगा, कभी वाइस वर्सा हो जाएगा। सो दैट मीन्स इट कुड बी पॉसिबल। कब, जब थोड़ा बहुत चेंज ले आया अपने अंदर, कुछ मैकेनिज्म अडॉप्ट कर ले, ठीक है। तो को एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि एक स्पीशीज को दूसरा स्पीशीज एक्सक्लूड ही कर देगा। गॉस लॉ कुछ एग्जाम्पल्स पे वैलिड है, सब पे वैलिड नहीं होता, ठीक है। One such mechanism is resource partitioning. If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing, for instance, different times for feeding or different foraging patterns. ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं कि कोई दो ऐसी स्पीशीज है जो कि सेम फूड खाती हैं, स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2, दोनों को ही सीड्स खानी है। तो अगर स्पीशीज 1 ने बोल दिया कि चलो ठीक है तुम सीड्स खा लो लेकिन तुम दिन के टाइम पे खा लेना, और
रात के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे हम सीड्स खाने आएंगे तब तुम यहाँ बताना। ये क्या हो गया, इनके पैटर्न चेंज हो गए, ठीक है। तो पैटर्न चेंज हो गया, फीडिंग टाइम चेंज हो गया, तो ये कोएग्जिस्ट भी कर सकते हैं। MacArthur showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to differences in the foraging activities. इनके खाना खाने के पैटर्न्स डिफरेंट थे, तरीके डिफरेंट थे, फोराजिंग एक्टिविटीज डिफरेंट थी। इसके कारण से ये पांचों के पांचों वॉर्बलर समझते हैं, छोटी छोटी सी बर्ड्स जो कि गाना भी गाती हैं उनको वॉर्बलर बोलते हैं अपन। तो डार्विन फिंचेस में वॉर्बलर भी एक एग्जांपल आता है छोटी सी बर्ड का। तो ये छोटी छोटी सी बर्ड्स हैं जो कि अच्छी सी आवाज निकालती हैं, गाना गाती हैं, और ये बर्ड्स 5 अलग अलग स्पीशीज के सेम ट्री पर एग्जिस्ट कर पा रहे थे क्योंकि इनके फोराजिंग पैटर्न्स डिफरेंट थे। ओके, सो इस तरीके से कंपटीशन के हमने अलग अलग इंटरेक्शंस देखे। हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड आता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म को समझते हैं एक बार कि पैरासाइटिक होना क्या है। तो हमारे लिए इसकी कोई एग्जांपल्स नए नहीं होंगे, वी ऑल नो द डिफरेंट पैरासाइटिक एग्जांपल्स। पैरासाइट्स का बेसिक पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि वो फीड कर सके, होस्ट की बॉडी में जाके वहां रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। पैरासाइट्स जो हैं डिपेंडेंट जिंदगी जीते हैं किसी ना किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर या अंदर। एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कंसिडरिंग दैट द पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स, फ्री में रहना, फ्री में खाना मिल रहा है, उसको क्या जरूरत है कहीं पे धक्के खाने की, वो किसी के ऊपर जाके पैरासाइट बन जाएगा। It is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plant to higher vertebrates. ठीक है, many parasites have evolved to be host specific. They can parasitize only a single species of host in such a way that both the host and parasite tend to co-evolve. ऐसे कब होता है? ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे हुए बहुत सारे, जैसे कि एस्केरिस। एस्केरिस क्या ये पैरासाइट है, हमारे इंटेस्टाइन में आके रहते हैं, इसका होस्ट ह्यूमन है ओनली। जैसे से ह्यूमन इवॉल्व होगा वैसे वैसे एस्केरिस भी इवॉल्व होने लग जाएगा। ह्यूमन की बॉडी में रहने के लिए जो भी जद्दोजहद पॉसिबल है वो सारी एस्केरिस करेगा, ठीक है। तो ये होस्ट स्पेसिफिक हो गया। That is, if the host evolves special mechanism for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them in order to be successful with the same host species. समझ में आया? हमने क्या किया, हम एस्केरिस को रखने नहीं देंगे अंदर, हम हमारे इंटेस्टाइन को स्लाइमी बना लेंगे, चिकना, ठीक है, कि गलती से भी हमारे अंदर एस्केरिस आए तो वो फिसल जाए, ओके, अटैच नहीं हो पाए। हमने इतना म्यूकस सीक्रेट करने स्टार्ट कर दिया। मान लो कि हमने ऐसा किया तो एस्केरिस को क्या करना चाहिए को इवॉल्व होने के लिए? उसको ऐसे अपेंडेजेस चाहिए, ऐसे पैरासाइटिक अडैप्टेशन चाहिए कि वो कितना ही म्यूकस क्यों ना हो, वो एक ही बार में हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाए, फिर चाहे आप म्यूकस की बाढ़ में ले आओ तो भी वो वहां से नहीं हिले। ये प्रकार का को एवोल्यूशन अगर होता है तो पैरासाइट्स को इवॉल्व होते हैं होस्ट के साथ साथ में। In accordance with the lifestyle, parasite evolved special adaptations such as loss of unnecessary sense organs, presence of adhesive organs or suckers to cling on the host। जैसे कि मैंने कहा चिपकने के लिए कुछ होना चाहिए उनके पास में। उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे होस्ट बॉडी के अंदर से डायरेक्टली न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम होने की। और उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि पैरासाइट्स हमेशा ही किसी होस्ट के ऊपर अटैक कर पाए ये जरूरी तो नहीं है, पर अगर उन्होंने अटैक कर दिया तो वो इतने प्रोजेनीज बनाए जैसे कि एस्केरिस बनाता है। हर एक एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस 10 लाख एग दे सकती है अपने लाइफ टाइम में। सोचो कितने एग्स हैं ये। तो ये इतने सारे एग से इतने सारे और इनके प्रोजेनीज बने जो कि जाके अलग अलग ह्यूमन के ऊपर अटैक करने की ट्राई कर सके। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स involving one or two intermediate hosts or vectors to facilitate parasitization of its primary host। ठीक है, ये हमारे पे अटैक करने की प्रोस्पेक्टिव से कहीं ना कहीं से छुपते हुए आते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ लिवर फ्लूक का। तो लिवर फ्लूक जो है वो बेसिकली गोट के लिवर में जाके या शीप के लिवर में जाके रहता है। तो लिवर फ्लूक जो होता है इसके कितने सारे पैरासाइटिक स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो इसको मालूम है कि
गोट के पास आने का एक ही तरीका है, और वो है कि किसी न किसी पत्तियों के ऊपर जाके अगर मैं बैठ जाऊं तो वो गोट मुझे खा लेगी, ठीक है। तो लिवर फ्लूक जो है इसके कितने सारे अलग अलग लार्वल स्टेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा, ठीक है। तो बच्चों ये मिरासीडियम तो लिवर ऑफ शीप या गोट में रहने वाले एडल्ट से जो एग्स बने हैं ना, वो एग्स फीकल मैटर के साथ बाहर आएंगे, मिरासीडियम लार्वा उससे बनेगा। फिर स्पोरोसिस्ट, रेडिया, ये पानी में रहते हैं, मतलब ये फीकल मैटर अगर पानी के साथ मिक्स हो गया तो ये पानी के साथ जाके किसी नदी या फिर किसी पॉन्ड या लेक में चले जाएंगे और वहां पर स्पोरोसिस्ट और रेडिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्पोरोसिस्ट और रेडिया स्नेल की बॉडी में रहते हैं, स्नेल की बॉडी में रहेंगे थोड़े दिन तक, अपने आप का नंबर बढ़ाएंगे और फिर चले जाएंगे सर्केरिया, सॉरी, स्नेल की बॉडी में रहेंगे थोड़े दिन तक और उसके बाद में फिर मेटा सर्केरिया बन के बाहर निकल जाते हैं और आते हैं तैरते 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 किसी ना किसी रिवर, लेक या पॉन्ड के आसपास उगे हुए वेजिटेशन के ऊपर, जो पौधे लेक या रिवर के आसपास उगते हैं उनके पास आते हैं और वहां आके उनकी पत्तियों के ऊपर बैठ जाते हैं चुपचाप और वेट करते हैं कि कोई शीप या कैटल मुझे आगे खा ले तो मैं उसके इंटेस्टाइन में चली जाऊं और वहां से लिवर में पहुंच जाऊं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल जीते हैं ये, एक सिंगल लार्वल स्टेज वाले नहीं होते, कई बार बहुत सारी लार्वल स्टेजेस वाले होते हैं एट द सेम टाइम। सो ह्यूमन लिवर फ्लूक, a trematode parasite depends on two intermediate hosts, a snail and a fish to complete its life cycle, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको। The malarial parasite needs a vector mosquito to spread to other host, जैसे कि हमारी बॉडी में मस्कीटो जो होता है, जब फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो ये हमें हमारी बॉडी में से ब्लड लेती है आके, तब फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो हमारी बॉडी में से जब ब्लड मील ले रही होती है तब हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देती है, बहुत सारे लार्वा ऑफ प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में आता है जब तब वो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल ये लोग जीते। सो मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, ऑफ कोर्स हार्म करेंगे ना, हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम आ गया तो हमें हार्म नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। दे मे रिड्यूस सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट and reduce the population densities also. They might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. कई बार वो होस्ट को फिजिकली वीक बना देते हैं पैरासाइट्स, ताकि कोई भी इनके ऊपर अटैक कर सके। Do you believe that an ideal parasite should be able to thrive within the host without harming it? हाँ, एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए कि पैरासाइट को तो होस्ट से बेनिफिट हो रहा है कि मैं होस्ट की बॉडी में रहूंगा तो मुझे सर्वाइवल भी मिल जाएगा, मुझे खाना भी मिल जाएगा, तो मैं इस होस्ट को हार्म कम करूं तो ज्यादा बेटर तरीके से मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। तो इस तरीके से तो वो हार्मलेस होने चाहिए, तो भी पैरासाइट्स हार्म क्यों करते हैं? क्योंकि नेचर का एक चेक है पैरासाइटिज्म भी, ओवर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो पैरासाइटिज्म से भी नेचर काफी सारे पॉपुलेशन को वाइप ऑफ कर देता है ताकि ओवर ग्रोथ किसी भी पॉपुलेशन की ना हो, ओके। Parasites that feed on the external surface are called as ectoparasite, जैसे कि एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो ये आर्गिलस, लर्ने, ये फिशेस के ऊपर पैरासाइट्स, ठीक है, पैरासाइटिक स्पीशीज ऑन द फिशेस। कस्क्यूटा, अमरबेल बोलते हैं इसको, पैरासाइटिक ऑन द प्लांट्स। दिस इज टिक, टिक्स जो होती हैं ये डॉग्स के फर के बीच में छुप जाती हैं और पैरासाइट होती हैं। लाइस, लाइस जो होती है ह्यूमन के हेयर के अंदर पैरासाइटिक तौर पे छुपी हुई हो सकती है और प्रोलिफरेट कर सकती है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हमने देखी एक्टोपैरासाइट्स के थे, जैसे कि लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग, ठीक है। मैनी मेराइन फिशेस विल बी हैविंग
कोपपोड्स, कोपपोड्स क्या होते हैं? ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं। कस्क्यूटा फाउंडिंग ऑन दी हेज प्लांट्स। कस्क्यूटा येलो कलर की क्यों दिख रही है और ग्रीन कलर की क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत ही क्या है? ये न्यूट्रिशन इस वाले प्लांट से ले लेगी, इस प्लांट के अंदर अपने स्पाइन्स इंजेक्ट कर देगी, थॉर्न्स इंजेक्ट कर देगी और इससे सारा न्यूट्रिशन, सेल सैप, वाटर सब लेके ग्रो करेगी और उस प्लांट को पूरा डिवास्टेट कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक है, इट विल डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच विल बी लाइक विच इट पैरासिटाइजेस, मतलब उसके ऊपर ही अटैक कर देगी। द फीमेल मस्कीटो इज नॉट कंसिडर्ड एज पैरासाइट। हमारी बॉडी में से फीमेल मस्कीटो आके ब्लड ले जाती है तो भी हम उसको, मच्छर को, पैरासाइट नहीं बोल सकते। इसका क्या रीजन है? मस्कीटो, फीमेल अनाफिलीज मस्कीटो ह्यूमन बॉडी पे आती है, ब्लड ले जा रही है, तो क्या वो ह्यूमन बॉडी पे लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस वाली है कि मच्छर आके बैठ गया तो उठने का ही नाम नहीं ले रहा है? ऐसा तो नहीं है ना, शॉर्ट टाइम के लिए आती है और उड़ जाती है वापस मच्छर, मतलब कि ये लॉन्ग टर्म एसोसिएशन नहीं बना रहे अगर हमारे साथ में, तो इसको हम पैरासाइट नहीं बोल सकते मच्छर को। दूसरा एक रीजन है कि वो हमारे से ब्लड क्यों ले रहा है, इसका रीजन क्या है? वो हमारे से ब्लड फूड के तौर पे ले रहा है क्या? नहीं, मस्कीटोज तो प्लांट के सेल सैप पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। मेल मस्कीटोज तो पौधे से ही न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो फिर फीमेल मस्कीटो को ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी है कि उसे ब्लड मील लेना पड़ रहा है? इसका एक रीजन ये है कि फीमेल मस्कीटोज जो होती हैं उनको अपने एग्स को वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए एक वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का ब्लड लेना पड़ता है, और ह्यूमन का ब्लड 37 डिग्री सेल्सियस वाला होता है, इसीलिए वो हमारे से ब्लड लेके और फिर रिप्रोड्यूस करती हैं। तो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना पैरासाइटिज्म कैटेगरी में नहीं आता है। रहना और खाना होता तो पैरासाइटिक बात हम करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे से ब्लड इसलिए नहीं ले रही, उसको खाना चाहिए, वो इसलिए ले रही है ताकि उसके एग्स को वो मतलब वार्मथ प्रोवाइड कर सके। ओके, सो दिस इज अबाउट दी पैरासाइटिज्म, एक्टोपैरासाइटिज्म। एंडोपैरासाइट्स भी बहुत सारे होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी में लिवर या किडनी या लंग्स, आरबीसीज, ऐसी कई जगहों पर आके रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, काफी सारे वायरसेस। ठीक है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स। दे विल एक्चुअली कॉज मेनी प्रॉब्लम्स टू अस, हमारी बॉडी में आके हमारे बायोकेमिकल पाथवेज खराब करेंगे, राइट? अच्छा, द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। ऑफ कोर्स मैंने कहा कि ये टिक है तो टिक बहुत सारे लार्वल स्टेजेस वाला होगा, ऐसे मैंने नहीं बोला। कस्क्यूटा जैसे फॉर्म में वैसे फॉर्म में चलेगा, पर जो बॉडी में अंदर जाके रहने वाला है उसको बड़े फॉर्म चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उनके बड़े लाइफ साइकिल्स डिफरेंट टाइप के और कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं एंडोपैरासाइट्स के। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल देखते हैं अपन ब्रूड पैरासाइटिज्म का। तो ब्रूड पैरासाइटिज्म किस टाइप का पैरासाइटिज्म है ये देखो। एक पैरासाइटिक बर्ड ना तो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना चाह रही ना कुछ, वो सिर्फ अपने एग्स को वहां पर दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के नेस्ट में रख देती है ताकि उसके नेस्ट में रह सके उसके एग्स, और जो पेरेंट है दूसरा जिसके खुद के एग्स वहां पर हैं, वो जब अपने बच्चों के लिए खाना लेके आए तब इसके एग से जो बेबी निकलेगा उसके लिए भी खाना ले आए बाय चांस, अपना मान के। ठीक है, तो ये होते हैं ब्रूड पैरासाइट्स। देखिए, तो ब्रूड पैरासाइट्स में कुकू बर्ड बड़ी नाम फेमस है। ठीक है, तो कुकू जो बर्ड होती है, ये बर्ड, कोयल हिंदी में बोलते हैं, कौवे के एग्स के साथ में अपने एग्स को रख देती है। ठीक है, तो क्रो के एग्स से काफी मैच करते हुए दिखते हैं कुकू बर्ड के एग्स, और इसके कारण से क्रो इसमें डिफरेंशिएट करने में डिफिकल्टी फील करता है और इसे अपने ही एग्स से निकले हुए बच्चे समझ के उनके लिए भी फूड लेके आता है और फीड कर देता है उन्हें। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी ब्रूड पैरासाइटिज्म। तो ब्रूड पैरासाइटिज्म के लिए जो पैरासाइट्स हैं उन्होंने अपने एग्स को काफी रिजेम्बलेंस देने की ट्राई की है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन, ताकि वो एग्स जो है वो होस्ट के एग्स के जैसे दिख सके। ठीक है, और होस्ट उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर होस्ट ने उनमें डिफरेंशिएट कर लिया तो वो तो उस एग को उठा के बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो इस कारण से वेरी सिमिलर इन साइज, शेप एंड कलर एग्स प्रोड्यूस करते हैं ब्रूड पैरासाइट्स। ओके,
So this is about the parasitism, students. Now students we will see the commensalism. तो हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें हमारा कवर हो गया है सेकेंड पॉइंट, थर्ड पैरासाइटिज्म कवर हो गया, ठीक है। नंबरिंग नहीं कर रही हूँ मैं चेक कर रही थी कि मैं नंबरिंग कर रही हूँ क्या। So now students we will be starting with the commensalism. कमेंसलिज्म के अंदर मैंने कहा कि एक स्पीशीज का बेनिफिट होगा, दूसरी स्पीशीज का कोई नुकसान नहीं होगा, राइट। इट इज अ प्लस जीरो रिलेशन। अभी इसके पहले जो हमने पैरासाइटिज्म पढ़ा है वहां पर एक स्पीशीज का बेनिफिट हो रहा था, एक का नुकसान हो रहा था, ठीक है। पैरासाइट का बेनिफिट हो रहा था और होस्ट बॉडी का लॉस हो रहा था, ओके। अब आ जाते हैं कमेंसलिज्म पे। तो कमेंसलिज्म के एग्जांपल्स मैं आपको इमीडिएटली दिखाती हूँ। देखो ये हमारे पास में एक ट्री दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्री है ये मैंगो ट्री है बेसिकली। मैंगो ट्री बड़ा ब्रॉड होता है ना, काफी ज्यादा लीव्स उसके ऊपर होते हैं। और अगर मैंगो ट्रीज के नीचे कोई छोटे छोटे पौधे उग रहे होते तो कई बार ऐसा होता है कि उनके पास में कोई सनलाइट नहीं आ पाती, ठीक है। सो कई बार ऐसा होता है बच्चों कि उनके पास में स्मॉल प्लांट्स होने के कारण से कोई सनलाइट अवेलेबल नहीं हो पाती। और इसका मतलब ये है कि अगर इन प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होगी तो ये प्लांट्स किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर इनको सनलाइट मिल जाए। तो काफी प्लांट्स ने एपीफाइट के तौर पे ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। एपीफाइट का मतलब होता है एक ऐसा पौधा जो कि दूसरे पौधे के ऊपर उग गया है, एपीफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। सो इसमें हमारा एक एग्जांपल है एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच। क्यों ग्रो कर रहा है? सनलाइट ऑब्टेन करने के लिए। प्लांट के ऊपर ही उग गया, ट्री के ऊपर उग गया तक कि मेरे पास थोड़ी सनलाइट तो पहुंच पाएगी कम से कम, ठीक है। बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन अ वेल, देखो आपको दिखाती हूं मैं, ये बार्निकल्स है। ये बार्निकल्स वेल के ऊपर घूम रहे होते हैं ताकि ये एक टाइड से दूसरे टाइड पर आसानी से पहुंच जाए बिना एनर्जी लगाए, ठीक है। तो बार्निकल के वेल के ऊपर बैठने से वेल को कोई नुकसान नहीं है। मैंगो ट्री के ऊपर एपीफाइट उगने से मैंगो ट्री को कोई खास नुकसान नहीं है। तो ये कमेंसलिज्म हो गया। The cattle egret and grazing cattle are also in the close association. ये क्या होता है cattle egret? ये आप सबने cattle egrets देखी होती हैं। काफी सारी स्मॉल ऐसी बर्ड्स होती हैं जो कि कैटल्स के ऊपर बैठी होती हैं, इनको हम बोलते हैं कैटल एग्रेट। कैटल एग्रेट कैटल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, ठीक है। ये इनके ऊपर कुछ अटैक भी नहीं कर रही। तो ये इनके ऊपर क्यों बैठी हुई है? क्योंकि जब कैटल्स ये हर्ब्स खा रही होंगी या लीव्स खा रही होंगी तब इन लीव्स को इधर उधर जब कैटल्स करेंगे तो बहुत सारे इंसेक्ट्स नीचे गिर जाएंगे उन पत्तियों पे बैठे हुए, और कैटल एग्रेट फटाफट से उनको ढूंढ लेगी और उनको खा लेगी। तो कैटल egrets for finding the insects which are hidden in vegetations, these hidden insects will be exposed when the cattle will eat these vegetations. तो यहाँ पर भी इनको कोई नुकसान नहीं हुआ, okay? So all these are examples of the commensalism. commensalism का एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताती हूँ, ये वाला। ये हमारे पास में एक फिश है, इसको हम बोलते हैं क्लाउन फिश। और क्लाउन फिश सी एनेमोन के साथ में कमेंसल रिलेशन में रहती है। सी एनेमोन जो है वो सिलेंट्रेटा का मेंबर है और इसके पास में बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। क्लाउन फिश जो होती है बच्चों ये काफी स्लाइमी होती है, चिकनी होती है, ठीक है, बहुत चिकनी होती है। ये इन टेंटिकल्स के अंदर कभी फंसेगी नहीं, ये इतनी चिकनी होती है, ठीक है। तो क्लाउन फिश जो होती है ये इन टेंटिकल्स के बीच में छुप के बैठ जाती है ताकि इसके ऊपर कोई प्रेडेटर अटैक ना करे, पहली बात। और जो फूड इसे चाहिए वो इसे आसानी से ये किसी फूड पे अटैक कर जाए। तो in order to hide themselves from predators, clownfishes will be hiding themselves in the tentacles of the clownfish of the sea anemone, ठीक है। So ये रहा हमारा एग्जाम्पल कमेंसलिज्म का। स्टिंगिंग टेंटिकल्स के बीच में क्लाउनफिश छुप के बैठ जाती है ताकि वो प्रेडेटर की अटैक से बच जाए, ठीक है। ओके, सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द कमेंसलिज्म। मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करने वाले एपिफाइट्स, बार्निकल्स ऑन द बैक ऑफ द वेल, ठीक है, कैटल एग्रेट्स ऑन द कैटल्स एंड क्लाउन फिश इन द सी एनेमोन। द लास्ट वी आर रिमेनिंग विद इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म रिलेशन जो होता है बच्चों, इसमें दोनों का बेनिफिट हो रहा होता है, ऐसा हम बोल रहे हैं। इसमें हम पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये है हमारा
एक प्लांट, ठीक है, जो कि पाइन ट्री हो सकता है। ओके, अब ये जो पाइन ट्री है, इसकी जो यहाँ पर हमें ये रूट्स देखने मिल रही हैं, इन रूट्स के साथ में एसोसिएशन में काफी सारी माइकोराइजिए प्रेजेंट है। माइकोराइजिए आर इन एसोसिएशन विद दिस पाइन ट्री रूट्स। माइकोराइजिए क्या करेगी, इन पाइन ट्री के रूट्स के साथ में लिंक कर जाएगी। माइकोराइजिए क्या होता है, एक प्रकार की फंगस है। ये इन पाइन ट्री के रूट्स के साथ में एसोसिएशन बना लेगी और पाइन ट्री के लिए दूर दूर से वाटर खींच के लेके आएगी, जितना कि रूट्स भी नहीं पहुंच सकती। इससे माइकोराइजिए का क्या फायदा होने वाला है, माइकोराइजिए को ये पाइन ट्री जो है ये प्रोसेस्ड ग्लूकोज दे देगा, बना बनाया ग्लूकोज, और काफी सारे और न्यूट्रिएंट्स भी दे देगा। ठीक है, तो इन्हें तो फूड मिल रहा है। माइकोराइजिए एक फंजाई है और फंजाई को तो डेड प्लांट एंड एनिमल के साथ में एसोसिएशन में रहना चाहिए ताकि उन्हें खाना मिल जाए, पर तो लिविंग प्लांट के साथ में रह रही क्योंकि इन्हें बना बनाया खाना ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये इन टर्न इन प्लांट्स के लिए दूर दूर से वाटर एंड मिनरल्स खींच के लेके आ रही है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, mycorrhizae association between the fungi and root of higher plants. ओके, सेकेंड हम ये देखते हैं, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट हम समझते हैं। The most spectacular and evolutionarily fascinating examples of mutualism are found in the plant-animal relations. Plant need the help of animals for pollinating their flowers and dispersing their seeds. Animals obviously have to be paid fees for the service that plants expect from them. Plant will offer reward or fees in the form of pollen and nectar for the pollinator and juicy and nutritious fruit for the seed dispersers. ठीक है, मतलब ये किसके बारे में बात हो रही है, एक प्लांट है, उसके पास में फ्लावर्स है, फ्लावर्स के लिए उसे पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन हो जाएगा, हनी बी वगैरह। तो हनी बी वगैरह पॉलिनेशन कराएंगी फ्लावर्स के लिए, तो उन्हें क्या मिलेगा इन टर्न, उन्हें मिलेगा नेक्टर, राइट। ऐसे ही सीड डिस्पर्सिंग एजेंट होता है, तो फ्रूट जो होते हैं प्लांट्स के पास में इतने सारे अच्छे अच्छे, उसके सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए जो सीड डिस्पर्सर्स होते हैं, इसको क्या मिलेगा, फ्रूट पल्प मिलेगा खाने को। जैसे कि पैरेट हो गया, तो पैरेट क्या करेगा, गुआवा आधा खा लेता है और छोड़ देता है, फिर वो गुआवा आधा गिर जाता है जमीन पे, उसके सीड्स एक्सपोज हो जाते हैं, अभी सीड से नए गुआवा के प्लांट्स बन सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली फ्रूट्स के लिए सीड डिस्पर्सर्स को फ्रूट का पल्प एज अ हम बोल सकते हैं कि रिवॉर्ड पे होता है। ओके, बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर्स। कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चों जो कि नेक्टर चोरी कर जाते हैं और पॉलिनेशन में भी कोई हेल्प नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे केसेस के कारण से ऐसे केसेस के कारण से ये म्यूचुअल बेनिफिशियल सिस्टम का एक तरीके से गड़बड़ हो रहा है, इसको सेफ गार्ड करने की जरूरत है। ओके, नाउ यू कैन सी व्हाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शंस ऑफन इन्वॉल्व को इवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिस्ट। इसीलिए को इवोल्यूशन होगा, पॉलिनेशन एजेंट का को इवोल्यूशन होगा प्लांट के साथ साथ में, ताकि ये लिंक रह सके, इनकी स्पीशीज की लिंक टाइट हो सके इनके म्यूचुअल फ्रेंड के साथ में। ठीक है, सो दिस इज वन द पॉइंट। अच्छा, एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये दिख रहा है हमें, ये तो पॉलिनेशन का था, ये देखते हैं हम। तो बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं अभी इसमें म्यूचुअलिज्म में। इसमें एक एग्जाम्पल आता है कि फिग प्लांट, जिसको हम अंजीर बोलते हैं, ठीक है, तो फिग प्लांट जो होता है बच्चों, ये हमेशा एक स्पेसिफिक टाइप की पॉलिनेटर्स ही चूज करता है अपने पॉलिनेशन के लिए, वो होते हैं वास्प। वास्प के स्पेसिफिक स्पीशीज ही फिग को हमेशा पॉलिनेट करवा सकते हैं। इन टर्न वास्प को रहने के लिए अकोमोडेशन भी देते हैं कई बार फिग प्लांट्स। लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा है। और
अकोमोडेशन भी देते हैं और इनके लार्वास को भी अकोमोडेट करते हैं। पिग प्लांट अंजीर जो होता है वो इनके वास्प के ग्रोइंग की प्लेस भी अलाउ करता है और पॉलिनेशन में हमेशा इन्हीं की हेल्प लेता है। तो इतना टाइट एजेंसी है इन लोगों का। ओके, फिर हम एक और देखते हैं, एक बड़ा अलग सा रिलेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्किड्स के बारे में। ठीक है, तो ऑर्किड शो अ bewildering diversity of floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator insects like bees and bumblebees and ensure guaranteed pollination by it. Not all orchids will offer the rewards. ठीक है, the Mediterranean orchid Ophrys employs sexual deceit to get the pollination done by a species of bee. ये बड़ा ही अलग बिहेवियर शो करता है बच्चों। ये बी है, फीमेल बी। ठीक है, तो फीमेल बी कैसा दिख रहा है, देखो जैसा फीमेल बी दिख रहा है ना वैसे टाइप का ये फ्लावर बन जाता है, पेटल एक पेटल इसका बी जैसे फॉर्म में चेंज हो जाता है, ताकि जब मेल बी आके पॉलन ग्रेन्स लेके आए और वो गलती से इस पेटल को फीमेल बी समझ के इसके अंदर वो अपने स्पर्मेटोजोआ जब ट्रांसफर कर रहा हो तब गलती से थोड़े बहुत पॉलन्स भी ट्रांसफर हो जाए। हाउ स्ट्रेंज, कितना अलग सा रिलेशन है कि एक प्लांट ने अपने एक पेटल को फीमेल बी के जैसा बना दिया ताकि स्यूडो कॉपुलेशन, ये मेल इंसेक्ट तो कंफ्यूज है कि ये फीमेल बी है या फ्लावर, उसे नहीं पता, और वो इसी के साथ में स्यूडो कॉपुलेशन करके अपने स्पर्म्स इसी को ट्रांसफर करने की ट्राई करेगा, बदले में वो पॉलन ग्रेन्स भी ट्रांसफर कर दे। ठीक है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी एडवांटेजेस फॉर द मेल बी ऑफ कोर्स। ठीक है, सो यहाँ देखते हैं, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज, color and markings. The male bee is attracted to what it perceives as female, pseudo-copulates with it, and during that process is dusted with pollen from the flower. ये जब दूसरे बार वापस किसी और प्लांट के पास जाता है और वहां पर फीमेल बी समझ के उसमें भी अपने स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफर करने की ट्राई करता है, स्यूडो कॉपुलेशन करता है, तब वो उसे पॉलिनेट कर देता है। तो इस तरीके से को इवोल्यूशन हो रहा है कि एक पेटल अपने आप को फीमेल बी की तरह इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस। ठीक है, म्यूचुअलिज्म में जनरली दोनों का बेनिफिट होना चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं देखने मिलता, कभी कभी एक ही का बेनिफिट हो जाता है, पर जनरली दोनों का बेनिफिट होना चाहिए, तभी म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। ठीक है, ओके, सो बाय दिस वी आर कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर ओनली। हमारे चैप्टर खत्म होता है इसी के साथ में। अब हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विद अनदर चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर में हर एक चीज क्लियर हो चुकी हो, समझ में आ गई हो, और मैंने एनसीईआरटी हाइलाइट्स जैसे पढ़ाया आप लोगों को। आई वांट यू ऑल टू टेल मी कि वेदर यू वांट एनसीईआरटी हाईलाइट पैटर्न्स ऑफ टीचिंग मोर और नॉट। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching the lecture, and please don't forget to share this, like and subscribe my channel, that is Biology by Amrita Raval. Thank you, students.